स्टूडेंट, पिछला वीडियो में हम लोगों ने साउंड वेव का कैरेक्टरिस्टिक जैसे लाउडनेस, सॉफ्टनेस, क्वालिटी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड के बारे में देखा था। आज के वीडियो में हम लोग वेव टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, लाइक टाइम पीरियड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड का फार्मूला भी निकालेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, अब आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने एक ट्रांसवर्स वेव लिया है ना। ट्रांसवर्स वेव में हमने बताया था कि वेवलेंथ क्या होता है, क्रिस्ट से क्रिस्ट के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग लैम्डा बोलते हैं, या ट्रफ से ट्रफ के बीच का डिस्टेंस जो होगा उसको हम लोग लैम्डा बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें पीरियड देखते हैं। टाइम पीरियड होता है कि वन कंप्लीट ऑसिलेशन। हम लोग जानते हैं कोई भी पार्टिकल जो होता है वो ऊपर नीचे ऐसे वाइब्रेट करता है। सारे पार्टिकल्स अपने ही पोजीशन पर ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं, जितना ऊपर आता है उतना नीचे जाता है। हमने पिछला वीडियो में आप लोग को बताया था कि पार्टिकल ऐसे ऊपर नीचे ही अपने ही पोजीशन पर वाइब्रेट करते रहते हैं। तो वन कंप्लीट ऑसिलेशन करने में यहाँ पर देखें तो पार्टिकल क्या होगा, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ गया। वन कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग वन टाइम पीरियड बोलते हैं। तो वन कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान ले रहा हूँ कि एक हम लोगों ने देखा पेंडुलम ऐसे होता है, तो अपने मीन पोजीशन से मान लो एक्सट्रीम पोजीशन पर इधर गया, फिर एक्सट्रीम पोजीशन इधर गया, तो यहाँ पर ऐसे गया, फिर वापस आया, है ना, और फिर इधर गया, फिर वापस आया, तो इसको बोलेंगे वन कंप्लीट ऑसिलेशन। और इसमें जो टाइम लगा उसको वन टाइम पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ भी वैसा ही है, ये पार्टिकल अपने पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर गया, फिर वापस आया, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, क्योंकि वेव में पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं। सारे पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं, इधर की तरफ वाइब्रेट नहीं करते। ट्रांसवर्स वेव अपने ही पोजीशन पर वाइब्रेट करते रहते हैं ऐसे ऐसे मीन पोजीशन के अबाउट, इसको मीन पोजीशन। तो टाइम पीरियड जो होगा वन कंप्लीट ऑसिलेशन में ये कितना डिस्टेंस कवर कर जाता है, लैम्डा। अगर मान ले रहा हूँ कि इसकी स्पीड v है, तो वन कंप्लीट ऑसिलेशन जितना देर में करता है वन कंप्लीट ऑसिलेशन, उतना देर में वेव लैम्डा डिस्टेंस कवर कर जाता है। तो वेवलेंथ के डिफिनीशन में ये भी होगा कि वन कंप्लीट ऑसिलेशन में जितना डिस्टेंस वेव कवर करता है उसको लैम्डा बोलते हैं। वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम मैं डिफिनीशन भी लिख कर रहा हूँ, लेकिन एक डिफिनीशन और है जो आपको बाद में समझाऊंगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट डिफिनीशन, उसी के बेस पर सारे क्वेश्चन हो जाए। एक डिफिनीशन आपको एक ये है कि सेम फेज वाले पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस भी वेवलेंथ के इक्वल होता है। तो चार डिफिनीशन है इसके। एक तो क्रिस्ट से क्रिस्ट, है ना, कंप्रेशन से कंप्रेशन, या रेयर फ्रैक्शन से रेयर फ्रैक्शन, कोई भी एक ले लें। उसके बाद वन कंप्लीट ऑसिलेशन में यानी टाइम पीरियड में जितना वेव डिस्टेंस कवर करता है उसको लैम्डा बोलते हैं। या चौथा एक डिफिनीशन है कि सेम फेज वाले पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस हमारा वेवलेंथ के इक्वल होता है। तो सेम फेज वाले पार्टिकल्स का डिस्टेंस का मतलब क्या है, पहले इसको समझते हैं। जैसे आपको वेव दिया गया है, यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है वेव। अब यहाँ पर सारे पार्टिकल्स अपने ही पोजीशन पर ऑसिलेट कर रहे होंगे। ये भी, इसका भी कुछ वेलोसिटी होगा, यहाँ का भी कुछ वेलोसिटी होगा। ये भी पार्टिकल मोशन में है, सब पार्टिकल मोशन में है ना। ये सब पार्टिकल्स जो है, मैं सारे पार्टिकल्स का पोजीशन बना दे रहा हूँ, ऐसे कुछ रैंडम ले रहा हूँ, है ना, ऐसे पार्टिकल। अब हमसे कोई पूछ दे कि ये वाला जो पार्टिकल्स है, ये वाला जो आपको स्क्रीन पर ये पार्टिकल्स दिख रहा है, ये किधर की तरफ जा रहा है, नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, क्योंकि ऑसिलेट तो कर रहा है, क्योंकि अपने ही पोजीशन पर ऐसे ऊपर नीचे कर रहा है। ऐसा वेव एनर्जी ट्रेवल करेगी इधर की तरफ, लेकिन पार्टिकल तो एक बार अब नीचे आ रहा है इस टाइम पर कि ऊपर जा रहा है। आप वेव शेप को देख के बताना है, आपको देख के बताना है कि वेव इधर ट्रेवल कर रहा है, आपका वेव इधर की तरफ ट्रेवल कर रहा है, तो ये पार्टिकल किधर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है ये वाला पार्टिकल कि नीचे जा रहा है, ये वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, ये वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा है या नीचे, आपको डिसाइड करना है, तभी आप सेम फेज वाले पार्टिकल को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला पार्टिकल जो है इसको डिसाइड करना है कि ऊपर है या ऊपर जा रहा है या नीचे। तो आप इसके जस्ट पीछे वाले देखें, इसके जस्ट पीछे वाले पार्टिकल, इससे जस्ट पीछे वाला पार्टिकल ये है, जस्ट पीछे वाला पार्टिकल ये है। अब ये इससे नीचे है कि ऊपर है,
ये वाले पार्टिकल से ये नीचे है या ऊपर है? नीचे है। इस वाले पार्टिकल से ये नीचे है, तो ये पार्टिकल किधर जा रहा होगा? ये वाला पार्टिकल नीचे जा रहा होगा। हमें सिर्फ डिसाइड करना है कि उसके पीछे वाला पार्टिकल उस पार्टिकल से नीचे है या ऊपर है। अगर नीचे होगा तो नीचे जा रहा होगा, अगर उसके पीछे वाला पार्टिकल ऊपर होगा उससे तो ऊपर जा रहा होगा वो वाला पार्टिकल, जिसको चेक करना है। तो यहाँ पर देखें, हमें चेक करना है इसको चेक करना है ऊपर जा रहा है या नीचे। तो इसके पीछे वाले पार्टिकल को देखते हैं, तो इसका पीछे वाला पार्टिकल इससे नीचे है, तो ये पार्टिकल नीचे जा रहा है। सिमिलरली इसको देखना है हमको कि इसके पीछे वाला पार्टिकल, तो इसके पीछे वाले पार्टिकल को देखेंगे, इसके पीछे वाला पार्टिकल इससे नीचे है, ये वाला पार्टिकल इसका पीछे वाला है ना, तो इससे नीचे है, तो ये भी पार्टिकल किधर जा रहा होगा? नीचे जा रहा होगा। अब हमें इसको डिसाइड करना है कि सर ऊपर जा रहा है या नीचे, या इसी को डिसाइड करना है कि ऊपर जा रहा है या नीचे। तो आप क्या करें, ये देखें, इसके पीछे वाला पार्टिकल ये होगा, इसके जस्ट पीछे वाला पार्टिकल ये होगा, तो इसके पीछे वाला पार्टिकल इससे ऊपर है, तो ये वाला पार्टिकल किधर जा रहा होगा? ऊपर जा रहा होगा। ये वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा। फिर इसको देखेंगे तो इसके पीछे वाला पार्टिकल ऊपर है इसके पीछे वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल होगा ना, ये भी ऊपर है, तो ये किधर जा रहा होगा? ऊपर जा रहा होगा। ये भी ऊपर जा रहा होगा। इसको चेक करना है हमें कि ऊपर जा रहा है कि नहीं। तो इसके पीछे वाला पार्टिकल को देखें, इसके पीछे वाला पार्टिकल ये होगा ना, इसके पीछे वाला पार्टिकल ये होगा, तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि इससे पीछे वाला पार्टिकल ऊपर है तो ऊपर ही जाएगा ये पार्टिकल। इस समय पर ये ऊपर जा रहा होगा ये पार्टिकल, क्योंकि अपने ही पोजीशन को सिलेक्ट कर रहा है। इसका पीछे वाला पार्टिकल चेक करें, इसके पीछे वाला पार्टिकल, तो ये नीचे है, तो ये नीचे जा रहा होगा। सिमिलरली इसका भी, इसके पीछे वाला पार्टिकल नीचे है, इसका पीछे वाला पार्टिकल ऊपर है तो ऊपर जा रहा होगा, ये भी ऊपर जा रहा होगा। इसके पीछे वाला पार्टिकल नीचे है तो नीचे जा रहा होगा, इसके पीछे वाला पार्टिकल ये ऊपर जा रहा होगा। अब आप सेम फेज का मतलब समझें। सेम फेज का मतलब क्या है कि पार्टिकल का जो है जस्ट इसके बाद वाला पार्टिकल होना चाहिए। मान लो कि हमें चेक करना है कि इसका सेम फेज वाले पार्टिकल कौन सा होगा। इस पार्टिकल जो मूव कर रहा है, तो सेम फेज वाले पार्टिकल का मतलब है कि एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, और एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। एम्पलीट्यूड सेम होगा। अगर देखें तो इसका एम्पलीट्यूड मान ले रहा हूँ a/2 है अभी पॉजिटिव, इसका भी एम्पलीट्यूड कितना है? a/2 है। लेकिन देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का वेवलेंथ अगर डिस्टेंस निकालेंगे इन दोनों के बीच का तो लैम्डा होगा। इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो लैम्डा होगा। सर बच्चों को डाउट हो जाता है, सर ये वाला क्यों नहीं ले सकते? ये भी तो नीचे जा रहा है और इसका एम्पलीट्यूड मान ले रहा हूँ a/2 है। यहाँ पर मान लो कोई पार्टिकल है, ये इधर नीचे जा रहा है और इसका, लेकिन ये निगेटिव a/2 है, निगेटिव वेट है, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर इसका सेम फेज वाला पार्टिकल देखेंगे तो ये होगा, क्योंकि ये निगेटिव में जा रहा है और इसका एम्पलीट्यूड मान ले रहा हूँ a/3 है, ये भी a/3 होगा लगभग, मान ले रहा हूँ ऐसा a/3, और ये भी नीचे जा रहा है। तो अगर इन दोनों के बीच का मैं डिस्टेंस पूछूं कि कितना होगा तो लैम्डा होगा सेम फेज वाले पार्टिकल्स। तो सेम फेज वाले पार्टिकल्स कौन कौन से हो जाएंगे? ये वाला जो पार्टिकल्स आपको दिख रहा है ये सेम फेज वाले पार्टिकल्स, सेम फेज। तो सेम फेज वाले पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ के इक्वल होता है। अब देखें, अब क्रिस्ट वाला देखते हैं। क्रिस्ट वाला कैसे फार्मूला इसी से आया है। क्रिस्ट वाला पर ये पार्टिकल किधर जा रहा है? ये पार्टिकल जो है नीचे की तरफ जा रहा है, ये भी पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है और इसका एम्पलीट्यूड ए है, मान ले रहा हूँ टोटल एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड ए है। तो दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो सेम फेज वाले पार्टिकल्स है तो इनके बीच का भी डिस्टेंस कितना आएगा? लैम्डा, जो आपने क्रिस्ट पढ़ा था। सिमिलरली देखें तो क्रिस्ट से क्रिस्ट में भी ये दोनों पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहे हैं और एम्पलीट्यूड -a/2 है, दोनों का सेम फेज में है। तो एक ही डिफिनीशन से कि सेम फेज वाले पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस लैम्डा होता है, इसी से सारे फार्मूले आ जाते हैं। क्रिस्ट से क्रिस्ट, ट्रफ से ट्रफ, कंप्रेशन से कंप्रेशन, या वन कंप्लीट ऑसिलेशन, ये सारे है ना। एक और तरीका है, आप क्या करें, जस्ट इसके बाद वाला वेव ड्रॉ कर ले। थोड़ा देर के बाद वेव का शेप ऐसे हो जाएगा, थोड़ा वेव आगे निकल जाएगा, तो थोड़ा देर में थोड़ा वेव आगे निकल जाएगा तो इसका शेप कैसा हो जाएगा? कुछ इस तरह का शेप हो जाएगा, इस तरह का शेप हो जाएगा। अब देखिए ये जो पार्टिकल था वो कहाँ आ गया? यहाँ आ गया ना। ये वाला पार्टिकल देखिए थोड़ा देर के बाद यहाँ पहुँच गया, तो ये नीचे आया कि नहीं? ये वाला पार्टिकल कहाँ पहुँच गया होगा? यहाँ, क्योंकि एक ही लाइन पर मूव। ये वाला पार्टिकल ऊपर चला गया होगा, ये वाला पार्टिकल यहाँ आ गया तो ऊपर चला गया, ये वाला पार्टिकल यहाँ चला गया। तो देखें कंपेयर करके सब
वो ऐसा ही हो रहा है ना। यहाँ वाला पार्टिकल यहाँ चला आया होगा थोड़ा देर के बाद, ये वाला पार्टिकल, क्योंकि उसके बाद वाला पार्टिकल का वेव ड्रॉ किया है ना मैंने यहाँ पर ऐसे, ये वाला पार्टिकल ऊपर चला गया होगा, ये वाला पार्टिकल यहाँ चला गया होगा, ये वाला पार्टिकल मूव कर, तो ऐसे मूव कर रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि ये वाला पार्टिकल्स जो है, तो आप डिसाइड करें कि पीछे वाला पार्टिकल उससे नीचे है या ऊपर है, उसी से आपको पता चल रहा है। ठीक है। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ना मीन पोजीशन से, जैसे यहाँ पर आप लोग देखें तो इस पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से कहाँ गया है? यहाँ, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन से यहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, या ऊपर या कोई एक नीचे ले लें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ऊपर डिस्प्लेसमेंट या नीचे वाला कोई भी, तो ये इसको ए से डिनोट किया जाता है, एम्पलीट्यूड को कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। तो अब डिफिनीशन आप लोग स्क्रीन पर पॉज करके लिख भी सकते हैं यहाँ पर। एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स फ्रॉम मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड, इट इज़ डिनोटेड बाई ए। तो आपने देख लिया कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा। वेवलेंथ का डिफिनीशन चारों देख सकते हैं। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव ड्यूरिंग वन कंप्लीट वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल। अब मैंने बताया था कि पार्टिकल वन कंप्लीट वाइब्रेशन जितना देर में करता है, यहाँ पर देखें, वन कंप्लीट वाइब्रेशन जितना देर में ये कंप्लीट करता है उतना देर में वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाता है? लेमडा। यहाँ से वेव यहाँ पहुँच गया होगा, लेमडा डिस्टेंस कवर कर जाता है। ठीक है। तो ये पहला डिफिनीशन हो गया। दूसरा डिफिनीशन स्क्रीन पर देख सकते हैं आप लोग कि इट इज़ द डिस्टेंस, एक मिनट, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पार्टिकल इन द सेम फेज। तो अभी बताया मैंने सेम फेज वाले पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ होता है। तो ये सेम फेज वाले पार्टिकल्स देखें, इसका सेम फेज वाला पार्टिकल ये होगा, इसका सेम फेज वाला पार्टिकल ये होगा, है ना, इसका सेम फेज वाला पार्टिकल ये होगा, तो इसके बीच का डिस्टेंस लेमडा होगा, ये वाला लेमडा हो गया। तो ये क्रिस्ट वाले भी सेम फेज वाले हैं, नियरेस्ट इसका तो यही है, तो ये सेम फेज वाले, क्योंकि ये वाला तो नहीं होगा क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड प्लस है कि नहीं। ओके। उसके बाद दिया है इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रिस्ट और ट्रफ ऑफ ट्रांसवर्स वेव, हमने देख लिया। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन में भी सेम होगा। आप स्क्रीन पर देखें तो साउंड वेव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में ट्रेवल करता है ना। तो यहाँ पर देखें, जैसे यहाँ पर कंप्रेशन है तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स भी ऐसे ऊपर आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं, जैसे ट्रांसवर्स में ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं, यहाँ के मॉलिक्यूल्स ऐसे वाइब्रेट करते हैं। मैंने पिछला वीडियो में बताया भी था आप लोगों को। तो यहाँ पर ऐसे मॉलिक्यूल ऐसे वाइब्रेट करेंगे, ऐसे वाइब्रेट करता है। तो यहाँ से यहाँ गया, फिर वापस आया, फिर यहाँ गया, तो वन कंप्लीट वाइब्रेशन हो। उतना देर में वेव जानते हो, जैसे यहाँ पर कंप्रेशन है, ये कितना डिस्टेंस कवर कर जाएगा? लेमडा डिस्टेंस। कंप्रेशन से कंप्रेशन के बीच के डिस्टेंस को लेमडा बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन के बीच के डिस्टेंस को लेमडा बोलते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से कंप्रेशन से कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के बीच डिस्टेंस हमारा वेवलेंथ के इक्वल हो जाएगा। सेम प्रोसेस जिस तरह से ट्रांसवर्स वेव में होता था वैसा ही लॉन्गिट्यूडनल वेव में भी होगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव में मॉलिक्यूल्स जो मैक्सिमम मीन पोजीशन से दूर जाता है, मैक्सिमम इस डायरेक्शन में, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड मीन पोजीशन से यहाँ गया तो इसका ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, या इधर का मीन पोजीशन से इसके मीन पोजीशन से यहाँ ये एम्पलीट्यूड है। अब ये वन कंप्लीट वाइब्रेशन करेगा, उतना देर में वेव कितना डिस्टेंस कवर कर जाएगा? लेमडा। ये तो इसलिए हम लोग कंप्रेशन से कंप्रेशन या रेयर फ्रैक्शन से रेयर फ्रैक्शन के बीच के डिस्टेंस को भी लेमडा, या ये भी बोल सकते हैं टाइम पीरियड का डिफिनीशन, ये भी बोल सकते हैं कि किसी पॉइंट पर वेव को जैसे मान लो यहाँ कंप्रेशन है t=0 पर, फिर दूसरा कंप्रेशन बनने में जितना टाइम लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड, क्योंकि उतना देर में ये लेमडा डिस्टेंस कवर, वन कंप्लीट ऑसिलेशन करेगा उतना देर में ये लेमडा डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ डिफिनीशन भी लिखा है, टाइम टेकन बाय टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन टू क्रॉस फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज टाइम पीरियड। मतलब ये इस टाइम एक कंप्रेशन पास हो गया, दूसरे कंप्रेशन को पास होने में कितना टाइम लग रहा है, मतलब दो कंप्रेशन पास होने के बीच का टाइम इंटरवल, वही टाइम पीरियड हो गया, क्योंकि जितना देर में कवर करेगा उतना ही देर लेमडा होगा। ठीक है, उतना ही टाइम हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा, उतना देर में वो लेमडा डिस्टेंस कवर कर जाएगा। टाइम पीरियड यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, टाइम पीरियड लिख सकते हैं। टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स टू मेक वन कंप्लीट वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ऑल्सो टाइम टेकन बाय वेव टू मूव ए डिस्टेंस इक्वल टू वेव लेंथ इज कॉल्ड टाइम पीरियड। हाँ, जितना टाइम लगा वेव लेंथ को कवर करने में वेव को,
वही टाइम पीरियड है, मैंने अभी बताया, डिनोटेड बाई टी, और यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है, ऐसा ही। अब देखो फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड बाई पार्टिकल इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड बाई पार्टिकल इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब जैसे देखें, कोई काम 1 सेकेंड में कितना बार रिपीट हो रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। जैसे बोलता है ना, कोई काम करता है तो आप लोग क्या बोलते हैं, उसके काम करने की फ्रीक्वेंसी बहुत जल्दी है, तेज़ी से वर्क करता है ना। तो मान लो कि 1 सेकेंड में तुम्हारे 10 टी शर्ट प्रोड्यूस कर रहा है कोई मशीन, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी शर्ट प्रोड्यूस करने की, 10 होगी, है ना। अगर कोई मान लो कि किसी को 1 सेकेंड में 3 थप्पड़ मारा, तो उसका मतलब है कि अब उसकी मारने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है, 3 हर्ज। फ्रीक्वेंसी को हर्ज में मेजर किया जाता है ना। ओके, पार्टिकल्स, या ये बोल दें कि अब यहाँ पर हम लोग वाइब्रेशन के बारे में देख रहे हैं, तो 1 सेकेंड में कितना बार वाइब्रेट कर गया, या 1 सेकेंड में कितना कंप्रेशन पास कर गया। वाइब्रेशन का मतलब क्या है कि 1 सेकेंड में जितना वाइब्रेशन करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। या 1 सेकेंड में जितना हमारा कंप्रेशन पास हो जाए किसी जगह से, क्योंकि 1 सेकेंड में जो कंप्लीट ऑसिलेशन करता है तो एक कंप्रेशन पास हो गया, दूसरा कंप्लीट ऑसिलेशन करेगा तो 2 वेव पास हो जाएगा, तीसरा कंप्लीट ऑसिलेशन करेगा तो 3 पास हो जाएगा। तो हम ये बोले कि किसी पोजीशन पर 1 सेकेंड में कितना बार कंप्रेशन बना, हम लोग ये बोले कि किसी पोजीशन पर 1 सेकेंड में कितना बार कंप्रेशन बना, उसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। या ये बोले कि कोई पार्टिकल 1 सेकेंड में कितना बार वाइब्रेट कर रहा है, तो उसको भी हम लोग फ्रीक्वेंसी बोले, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सेम ही है। अगर देखें तो 1 सेकंड में जितना बार वाइब्रेशन करेगा उतना ही बार एक कंप्रेशन पास होगा, क्योंकि एक कंप्लीट वाइब्रेशन में एक कंप्रेशन पास हो जाता है या रेयरफेक्शन पास हो जाता है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ में आ गया कि नंबर ऑफ उस कंप्लीट ऑसिलेशन पर सेकेंड, है ना। तो सेकेंड में ही हम लोग मेजर करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, निकाल सकते हैं आप लोग। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ज होगा, 1/सेकेंड होता है, 1/सेकेंड होता है इसका यूनिट, है ना। हर्ज होता है इसको, या 1/सेकेंड यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, अब रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मान लो कि n कंप्लीट ऑसिलेशन हो रहा है, फ्रीक्वेंसी n मान लिया, तो इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड में n ऑसिलेशंस हो रहा है, कंप्लीट ऑसिलेशन। 1 सेकंड में 1 ऑसिलेशन कंप्लीट ऑसिलेशन हो रहा है, 1 कंप्लीट ऑसिलेशन को टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट n वाइब्रेशन इक्वल्स टू 1 सेकंड। टाइम टेकन टू n वाइब्रेशन 1 सेकंड, 1 सेकंड में इतना वाइब्रेशन हुआ। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन, 1 कंप्लीट वाइब्रेशन करने में टाइम कितना लगा, 1/n हो जाएगा, क्योंकि 1 सेकंड में इतना वाइब्रेशन कर रहा है, 1/n हो जाएगा। और 1 कंप्लीट वाइब्रेशन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, टाइम पीरियड के इक्वल होता है, टाइम पीरियड के इक्वल होता है। तो यहाँ पर इसको टाइम पीरियड पुट कर देंगे, तो टाइम पीरियड पुट कर देंगे। यहाँ पर देखें, बट टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड टी, इज कॉल्ड। तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/n, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1/n हो जाएगा। तो टाइम पीरियड इंटू n इक्वल्स टू 1, तो t क्या हो गया, टाइम पीरियड, n हो गया फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर देखें तो इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड का अगर लेके फ्रीक्वेंसी का यूनिट निकालेंगे तो 1/टाइम पीरियड होगा कि नहीं, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/टाइम पीरियड। तो यहाँ पर 1/सेकेंड, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है, ऐसा यूनिट। तो 1/सेकेंड लिखे और सेकेंड टू द पावर -1 लिखे, दोनों सेम ही बात है। इसको हर्ज बोल रहे हैं, HERTZ, HZ से डिनोट किया जाता है ना। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट अब देखते हैं। हाँ, अब देखो वेव एनर्जी जिस स्पीड से ट्रैवल करती है, अब मान लो कि इस डायरेक्शन में हमारा एनर्जी ट्रैवल कर रहा है, तो वेव एनर्जी जिस स्पीड से ट्रैवल करती है हम लोग उसको बोलते हैं वेव वेलोसिटी। यहाँ से एनर्जी इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, अब जिस एनर्जी से ट्रैवल कर रही है उसको हम लोग बोलेंगे वेव वेलोसिटी। अब उसकी डिस्टेंस ट्रेवल बाई वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी, इट इज डिनोटेड बाई v, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेव लेंथ को हम लोग लैम्डा को मीटर में मेजर करते हैं। तो वेव लेंथ, वेव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वेव एनर्जी, उसी को हम लोग बोलेंगे वेव वेलोसिटी, ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड में हम लोग देखें,
तो यहाँ पर देखिए आप लोग को रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ हमें बताना है। तो वेव वेलोसिटी होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ, वेव वेलोसिटी होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ, v इक्वल्स टू एन इंटू लेमडा, एन इंटू लेमडा। कहीं कहीं एफ भी दिया रहता है, फ्रीक्वेंसी को एफ भी डिनोट किया जाता है, कहीं कहीं न्यू भी रहता है, तो एन ज़्यादातर हमारे बुक में रहता है, इसलिए हमने एन इंटू लेमडा ले लिया। अब यहाँ पर देखें तो हम लोग अब इसको ड्राइव करते हैं कि एन इंटू लेमडा कैसे आया, एन इंटू लेमडा कैसे है। अब हमें पता है स्टूडेंट कि वन कंप्लीट वाइब्रेशन होगा, वन कंप्लीट वाइब्रेशन मतलब वन टाइम पीरियड में वेव कितना डिस्टेंस कवर करता है, लेमडा डिस्टेंस कवर करता है। तो डिस्टेंस गिवन है और टाइम भी नोन है टी, टाइम भी नोन है टी। तो स्पीड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। डिस्टेंस नोन है कि ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है टी टाइम में, लेमडा, तो स्पीड कितना हो जाएगा लेमडा बाई टी, डिस्टेंस डिवाइड बाई लेमडा बाई टी, क्योंकि वन टाइम पीरियड में वो लेमडा डिस्टेंस कवर करता है, ऊपर के डेफिनेशन से हमने देखा था। तो लेमडा बाई टी हो गया, ठीक है, लेमडा बाई टी। अब यहाँ पर देखें v इक्वस टू लेमडा बाई टी। अब 1/t क्या हो जाएगा, 1/t इंटू लेमडा लिख सकते हैं। 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, अभी हमने देखा था n इंटू टी इक्वस टू 1 होता था, है ना, फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम पीरियड इक्वस टू 1 हो रहा था। तो यहाँ पर 1/t इक्वस टू n हो गया। अब v इक्वस टू n इंटू लेमडा, लेमडा किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, और स्पीड हमारा मीटर पर सेकंड में आएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हर्ज में है, इसका यूनिट 1/सेकंड होता है, तो मीटर बाई सेकंड हो जाएगा, मीटर इंटू 1/सेकंड मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो इस तरह से v इक्वस टू n लेमडा। तो यहाँ आपको यूनिट का केयर रखना है, अगर n टाइम अगर सेकंड में रहेगा तभी, और लेमडा मीटर में रहेगा तभी स्पीड मीटर पर सेकंड में आएगा, है ना। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन दिया कि एक वेव दिया गया है आपको, यहाँ से यहाँ तक वेव दिया गया है। अब ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर दिया गया, यहाँ से यहाँ तक का 20 सेंटीमीटर दिया गया, 20 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है कि बताओ कि इस, और फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज, 5000 हर्ट्ज। तो हमसे पूछा है कि बताओ कि इसकी स्पीड क्या होगी। स्पीड पूछा नहीं है, हमसे पूछा है कि 500 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा इस वेव को। इसी वेव को 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा अगर पूछा गया, तो हमें स्पीड की आवश्यकता पड़ेगी, तभी तो हम टाइम निकाल पाएंगे कि 5 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, तो यहाँ से यहाँ तक हमें निकालना 20 सेंटीमीटर दिया, तो ये वाला पार्ट कितना होगा, लेमडा बाई 4। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, लेमडा बाई 2, यहाँ से यहाँ लेमडा होता है, तो इसका आधा लेमडा बाई 2 हो जाएगा, और इसका आधा दिया हुआ, हाफ दिया है, इसका हाफ दिया है, तो ये लेमडा बाई 4 हो जाएगा ना, लेमडा बाई 2/2, तो ये लेमडा बाई 4 हो गया, ये लेमडा बाई 4 हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो लेमडा होता है वन कंप्लीट में, प्लस ये वाला, ये लेमडा बाई 4 दिया, तो ये लेमडा प्लस लेमडा बाई 4 का वैल्यू कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं, लेमडा प्लस लेमडा बाई 4 इक्वस टू 20 सेंटीमीटर दिया है, तो 5 लेमडा बाई 4 इक्वस टू 20, लेमडा इक्वस टू 60 सेंटीमीटर। तो अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 16/100 मीटर हो जाएगा। अब हमें स्पीड निकालना है, तो v इक्वस टू n इंटू लेमडा, n गिवन है 5000 हर्ज, है ना, तो लेमडा इंटू 5000 इक्वस टू 800 मीटर पर सेकंड। अब इस वेव को 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो 5 किलोमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि सेम यूनिट में होना चाहिए। तो हमने डिस्टेंस हमें निकाल लिया 5000 मीटर, और टाइम इक्वस टू d/v, 5000 डिवाइड बाई 800, ये हो जाएगा 50/8 सेकेंड, 50/8 सेकेंड, तो ये आ गया 6.25 सेकेंड। तो इस वेव को कवर करने में कितना टाइम लगेगा ये निकलते हैं। यहाँ पर देखें लिखा गया है, if a ripple tank full ripple produced in 1 second, 10 full ripple produced in 1 second, the distance between a trough and crest is 15 सेंटीमीटर। मतलब हमें बोला है कि ट्रफ और क्रिस्ट के बीच का डिस्टेंस, ट्रफ और क्रिस्ट के बीच का डिस्टेंस दिया गया है ना। तो ट्रफ और क्रिस्ट के बीच का डिस्टेंस तो लेमडा बाई 2 होता है, क्योंकि ट्रफ से ट्रफ हमारा लेमडा होता है ना, तो ये तो लेमडा बाई 2 हो जाएगा। तो लेमडा बाई 2 इक्वस टू 15 सेंटीमीटर दिया गया। ओके, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ। तो 1 सेकेंड में जितना रिपल प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हर्ज
एन का वैल्यू 10 हर्ज हो गया। हमें लेमडा का वैल्यू निकल जाएगा, लेमडा इक्वस टू आ गया, यहाँ पर देखें तो लेमडा इक्वस टू 30 सेंटीमीटर आ गया, लेमडा इक्वस टू 30 सेंटीमीटर आ गया, है ना। अब हमें लेमडा इक्वस टू 30 सेंटीमीटर आ गया तो स्पीड निकाल सकते हैं v इक्वस टू एन इंटू लेमडा। तो यहाँ पर हमें सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो इस पर बेस्ड आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। देखिए सर्टेन साउंड हैज़ फ्रीक्वेंसी इतना हर्ज एंड वेवलेंथ इतना मीटर, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द साउंड ट्रेवल। तो आप स्पीड का लिख सकते हैं फार्मूला f इंटू लेमडा या n इंटू लेमडा, इतना मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद पूछा है व्हाट डिफरेंस वुड बी फेल्ट बाय द लिसनर बिटवीन टू साउंड एंड अनदर साउंड ट्रेवलिंग विद सेम स्पीड बट वेवलेंथ इतना, वेवलेंथ चेंज हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा। तो एक जो का साउंड जो होगा श्रिल होगा और एक का साउंड तुम्हारा उस एक का पिच श्रिल होगा, ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी क्योंकि ज़्यादा है तो दूसरे की फ्रीक्वेंसी देखें तो 120 हर्ज है और पहले वाला का 256। तो ये ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी होगी और इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो ये वाला साउंड ज़्यादा श्रिल सुनाई देगा। When sound wave strike a surface, they return back into the same medium। अब जैसे हमारा लाइट रिफ्लेक्ट होता है मिरर से, अपने 7 क्लास में पढ़ा था कि मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होता है ना, उसी तरह से साउंड भी रिफ्लेक्ट होता है क्योंकि साउंड भी वेव है और लाइट भी एक वेव भी है। वेव नेचर भी शो करता है, पार्टिकल नेचर भी शो करता है। तो यहाँ पर देखें जब उस किसी ऑब्स्टेकल से टकराता है साउंड तो फिर बाउंस बैक हो जाना उसी मीडियम में रिफ्लेक्शन कहलाता है। जैसे हमने देखा था कि कोई लाइट आता था किसी मिरर पर रिफ्लेक्ट होकर बाउंस बैक उसी मीडियम में होकर चला जाता था तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते थे। तो साउंड भी हमारा जाएगा और किसी से टकरा के उसी मीडियम में वापस आ जाएगा। जैसे मान लो कि कोई यहाँ लाउड स्पीकर है, कोई लाउड साउंड ऐसे प्रोड्यूस हुआ है ना, तो इससे आएगा ऑब्स्टेकल से टकराएगा, इससे ऑब्स्टेकल से टकरा के फिर से ये उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ऐसे वापस चला जाएगा। तो इधर से गया और वापस आ गया इधर से, तो इसको हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखें, यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखें साउंड गया जिस एंगल पर जाता है उसी एंगल पर वापस भी आता है। जैसे लाइट होता था, जैसे लाइट हमारा इंसिडेंट होता था किसी सरफेस पर तो नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाता था उसको इंसिडेंस एंगल बोलते थे और रिफ्रैक्टेड रे जितना एंगल बनाता था वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। तो यहाँ पर भी इंसिडेंट साउंड होगा और रिफ्लेक्टेड साउंड होगा, इंसिडेंट साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड होगा। इंसिडेंट साउंड जो होगा नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाएगा वो इंसिडेंट एंगल हो जाएगा और जो नॉर्मल के साथ जितना रिफ्लेक्टेड साउंड बनाएगा वो रिफ्रैक्टेड एंगल हो जाएगा, है ना। और नॉर्मल इस पॉइंट पर ड्रॉ करेंगे तो हमारा नॉर्मल हो जाएगा जिस पॉइंट पर वो इंसिडेंट हो रहा था साउंड। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में देखें तो एंगल आई इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और तीसरा है इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन, है ना। यहाँ रे हो गया है, एक्चुअली में ये इंसिडेंट वेव, साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड वेव और नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करते हैं। यहाँ पर देखें जैसे अगर यहाँ पर मान लो कि इधर से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, कहीं से साउंड आ रहा है ऐसे, अब यहाँ पर एक प्लेन है ऐसे परपेंडिकुलर, ऐसा प्लेन है तो साउंड ऐसे है रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाए। तो ये नॉर्मल इस पॉइंट पर ड्रॉ करें, इसी पॉइंट पर जहाँ पर इंसिडेंट हुआ, तो ये तीनों इंसिडेंट वेव, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड वेव, ये तीनों एक ही प्लेन में देख रहे हैं लाई कर रहा है, एक ही प्लेन में लाई करता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक अपने घरों में एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्या करें कि इस तरह का एक कार्बन ट्यूब ले ले और यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस करें यहाँ पर, और यहाँ पर साउंड जाएगा रिफ्लेक्ट होकर इधर सुनाई देगा। आप इधर ट्यूब लगाएंगे दूसरे एंगल पर तो नहीं सुनाई देगा आपको, है ना। ऐसा ट्यूब लगा दे और उसमें वॉच फिक्स कर दे, ट्यूब के अंदर एक कोई साउंड प्रोड्यूसिंग डिवाइस फिक्स कर दे, तो ये साउंड जाएगा इससे रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगा। आप इधर देखेंगे साउंड नहीं जाएगा, नहीं सुनाई देगा थोड़ा बहुत, लेकिन पूरा साउंड इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जितना एंगल पर जाएगा उतना ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में चलाएगा। तो अच्छा, ये हो गया रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो साउंड आपके पास आता है वो जितना एंगल इंसिडेंस होता है उतना ही। अब इसको यूज हम लोग
ये देखते होंगे आप लोग को यूज किया जाता है, मेगाफोन यूज करता है, पुलिस वाले लोग मेगाफोन यूज करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक साउंड प्रोड्यूसिंग डिवाइस होता है। तो ये साउंड जो प्रोड्यूस करता है, ये इस तरह से कर्व बनाया जाता है कि साउंड जो जाए रिफ्लेक्ट होके, मतलब इस पर एंगल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल ऐसे आएगा इधर की तरफ, तो ये रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल हो जाए। इस तरह से बनाया जाता है कि रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल जाए। जैसे हमारे टॉर्च में होता है, टॉर्च में तो ऐसा ही कर्व सरफेस बना होता है, तो ताकि सारा लाइट जो स्कैटर्ड हो रहा था वो लाइट एक पैरेलल बीम बन जाए। तो उसी तरह से साउंड का भी होता है। साउंड जो है यहाँ पर जाता है, वो रिफ्लेक्ट होकर सारा साउंड पैरेलल हो जाता है, ताकि सारा साउंड एनर्जी जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा तो दूर तक जाएगा और इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इसलिए इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब इस पर इको, अब जो आप लोग गए होंगे हिली एरिया में या बड़े से वॉल में, हॉल में रहते हैं आप लोग, तो आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन सुनाई देता है। साउंड जाता है वापस वॉल से टकरा के फिर से सुनाई देता है, तो उसको हम लोग इको बोलते हैं, है ना। जैसे हिली एरिया में चल जाए, पहाड़ी जो है, पहाड़ जहाँ ज़्यादा होते हैं या बड़े बड़े वॉल होते हैं, वहाँ पर जाके साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो रिफ्लेक्ट होता है और साउंड रिफ्लेक्ट होकर दोबारा हमें सुनाई देता है। तो सुनाई देता है तो हम लोग उसको इको बोलते हैं, उसको इको बोलते हैं। लेकिन इको प्रोड्यूस होने के कुछ कंडीशंस हैं। इको प्रोड्यूस होने के कुछ कंडीशंस हैं। अगर साउंड को जो है ना, साउंड अगर मान लो गया तुम्हारे यहाँ से, साउंड प्रोड्यूस हुआ, अब जाके ऑब्स्टेकल से टकरा के वापस आने में कम से कम 1/10 सेकेंड का टाइम इंटरवल होना चाहिए। अगर उससे कम टाइम इंटरवल हुआ 1/10 सेकेंड से, तो हमें सुनाई नहीं देगा, क्योंकि हमारा सेंसेशन ऑफ हियरिंग जो है, सेंसेशन ऑफ हियरिंग जो है वो 1/10 सेकेंड के बाद, हमारा ब्रेन 1/10 सेकेंड के बाद ही दूसरे साउंड को इंटरप्रेट कर पाता है। तो टाइम इंटरवल कम से कम 1/10 सेकेंड होना ही चाहिए। तो यहाँ से, जैसे यहाँ पर मान लो कोई पर्सन खड़ा, तो साउंड जाएगा और वापस आ रहा, तो जाके वापस आने में साउंड को कम से कम 1/10 सेकेंड लगना चाहिए, तभी जाके साउंड इको सुनाई देगा। नहीं तो साउंड तो आएगा लेकिन हमें उसको सेंस नहीं कर पाएंगे। जैसे हम लोग अपने घरों में रहते हैं तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस करते हैं लेकिन उसका इको सुनाई नहीं देता। ऐसा क्यों? क्योंकि साउंड जाता है और रिफ्लेक्ट होकर 1/10 सेकेंड से कम में ही वापस आ जाता है, इसलिए हम उसको रिकग्नाइज नहीं कर पाते। लेकिन वहीं जब बड़े हॉल में रहते हैं तो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो साउंड जाता है और रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है, तो हम लोग उसको सेंस कर लेते हैं, जिसके वजह से हमें सुनाई देता है। ठीक है, तो 1/10 सेकेंड सेंसेशन ऑफ हियरिंग ये हो जाए। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि इंटेंसिटी साउंड की सफिशिएंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अब गए, मान लो कि हमने पहाड़ी इलाकों में गए जहाँ पर, या बड़े से वाल के सामने गए, अब बोल रहे धीरे से हु, तो साउंड सुनाई देगा क्या? नहीं, ज़ोर से चिल्लाना पड़ेगा, है ना। अब ज़ोर से चिल्लाएंगे तो साउंड जाएगा और फिर रिफ्लेक्ट होकर आएगा, तो सफिशिएंट इंटेंसिटी रहेगा तुम्हारे ईयर को रिकग्नाइज करने के लिए, क्योंकि ईयर जो है एक पर्टिकुलर हियरिंग के लिए एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी चाहिए, उससे कम होगा तो हम लोग उसको सुन नहीं पाएंगे, उसको सेंस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से साउंड इतना सफिशिएंट होना चाहिए, लाउडनेस इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि वापस वहाँ तक आ जाए। ठीक है। तीसरा कंडीशन ये होना चाहिए, जो ऑब्स्टेकल जिससे रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है उसकी हाइट जो है वेवलेंथ से बड़ा होना चाहिए। अगर स्टूडेंट वेवलेंथ से कम हो गया, अगर साउंड का वेवलेंथ कम हो जाए उससे, जैसे यहाँ पर गया टकरा के, अब इस वॉल का ही हाइट छोटा सा हो जाए तो नहीं हो सकता। आप देखे हो कभी, मान लो कि कहीं दूर कार खड़ी है तो यहाँ से अगर चिल्लाते हैं आप लोग तो क्या साउंड बाउंस बैक होके आता है? नहीं, कार से रिफ्लेक्ट होके नहीं आता, क्योंकि हमारे साउंड वेव की वेवलेंथ जो है वो कार के साइज़ से बड़ी है, कार के साइज़ से बड़ी है, इसलिए वो वापस नहीं आता। अगर वहीं जाकर बड़े वाल के सामने हम लोग बोलते हैं तो वो आ जाता है, या माउंटेन के सामने जाकर के बोलते हैं तो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका साइज़ बड़ा है। तो अगर कोई भी पार्टिकल को रिफ्लेक्ट करना है तो उसके वेवलेंथ से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्ट हो पाएगा, नहीं तो वेवलेंथ से कम होगा तो वो साउंड को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। तो 3 कंडीशन, एक तो टाइम को वापस आने में 1/10 सेकेंड होना चाहिए, दूसरा wavelength of sound should be less than height of the reflecting body, the intensity of sound should be sufficient, it can be heard after reflection,
ठीक है। अब ये 17 मीटर दिया गया है। अब इसको मैं कैलकुलेट कराता हूँ आप लोग को। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर साउंड को मिनिमम कितना डिस्टेंस चाहिए हियरिंग के लिए, मतलब हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से वॉल जो रिफ्लेक्ट कर रहा है उसका मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पर्सन साउंड प्रोड्यूस किया तो डी डिस्टेंस गया, वापस आया डी डिस्टेंस, तो इसको टाइम कितना लगेगा, और स्पीड ऑफ साउंड मान ले रहा हूँ v है, स्पीड ऑफ साउंड v है। तो अब हम लोग को मिनिमम टाइम कितना चाहिए साउंड को वापस आने के लिए, 1/10 सेकेंड। ज़्यादा होगा तो सुनाई देगा ही, अगर साउंड जाके वापस आने में 1/10 सेकेंड से ज़्यादा लगाएगा तो सुनाई देगा ही। कम से कम 1/10 सेकेंड चाहिए। तो साउंड को गया इधर से साउंड और वापस आ गया, तो 1/10 सेकेंड चाहिए मिनिमम। तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे डी। तो मिनिमम टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना लगा, डी गया और डी वापस आया, तो 2d डिवाइड बाई v। तो टाइम हो गया 2d डिवाइड बाई, हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालना है तो मिनिमम टाइम पुट कर देंगे। मिनिमम टाइम पुट कर दें, यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है। मिनिमम टाइम रिक्वायर 1/10 सेकेंड, स्पीड ऑफ साउंड एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड हम लोग जानते हैं। तो t इक्वल्स टू 2d डिवाइडेड बाई v। d हमें मिनिमम निकालना है तो टाइम मिनिमम पुट करेंगे। तो 1/10 सेकेंड इक्वल्स टू 2d डिवाइड बाई 340, d का वैल्यू 17 मीटर। तो हमें मिनिमम टाइम जो है 17 मीटर चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक बेस्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, एक क्वेश्चन है सिंपल सा कि यहाँ पर एक बोर्ड पर सोनर लगा रहता है। सोनर का मतलब जन समझते हैं, एक खास फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, खास फ्रीक्वेंसी की प्रोड्यूस करता है, जो जाता है फ्रीक्वेंसी किसी ऑब्स्टेकल से टकरा के वापस आता है, और उसको अब हम लोग को उसमें प्रोग्राम किया रहता है। जैसे आपने देखा होगा गाजी अटैक मूवी आपने देखा होगा, तो गाजी अटैक मूवी में वो देखते होंगे कि एक फ्रीक्वेंसी भेजता है और वो साउंड ऑब्स्टेकल से टकरा के आ जाता है वापस। तो क्या होता है उसमें, उसको पता रहता है, प्रोग्राम्ड किया रहता है कि साउंड इतना देर में जाके वापस आया, तो वो आइडिया लगा लेता है कितना देर में डिस्टेंस होगा, कैलकुलेट कर लेता है कंप्यूटर, क्योंकि प्रोग्राम्ड किया रहता है। उसमें वाटर में स्पीड डाला रहता है, सब कुछ उसमें बताया गया रहता है, तो कितना दूर पर है वो, है ना, और किधर से आ रहा है वो सब पता चल जाता है। तो क्या करता है, वैसा ही सोनर मान लो कि इस बोट में लगा हुआ है, साउंड प्रोड्यूस किया और ये जाके वाटर सरफेस से, जो सरफेस था नीचे का, जब से बॉटम पार्ट था उसे टकरा के वापस आया, साउंड गया और टकरा के वापस आएगा। और स्पीड ऑफ साउंड वाटर में 1500 मीटर पर सेकंड गिवन है, और उसको 5 सेकंड लगा, तो कितना डेप्थ होगा। तो क्या करेंगे, साउंड गया और वापस आया तो कितना गया होगा, डी गया होगा और डी वापस आया होगा, यानी 2d डेप्थ कवर किया होगा। तो टाइम निकाले हैं, टाइम गिवन है तो हमें डी डेप्थ निकालना है कितना होगा। तो डेप्थ निकालना हो तो 2d डिवाइड बाई v करेंगे, इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से 2d डिवाइड बाई 1500 इक्वल्स टू 5 हो रहा है, तो d का वैल्यू कितना होगा, 75 डिवाइड बाई 2 यानी 3750 मीटर हो जाएगा, 3750 मीटर, है ना। तो इस तरह से हम लोग डेप्थ निकाल सकते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन और इस पर बेस्ट है कि मान लो कि सोनर लगा हुआ है ऊपर हाइट पर, कैसी हाइट पर, मान लो कि यहाँ पर लगा हुआ, तो साउंड यहाँ से, अब हमें ये दिया गया है कि वाटर सरफेस से हाइट इसकी कितनी है 80 मीटर और इसकी डेप्थ है 70 मीटर, है ना। तो हमको बताना है कि कितने देर के बाद ये साउंड फिर से रिसीव करेगा, ये सोनर साउंड कितने देर के बाद रिसीव करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है एयर में, 340 मीटर पर सेकंड, और वाटर में 1500 मीटर पर सेकंड, क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक है। तो हमें टाइम निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ से यहाँ तक सरफेस के वाटर तक साउंड जो है वो किसके स्पीड से कवर किया, एयर में स्पीड कवर किया, मतलब स्पीड इन एयर 340 मीटर पर सेकंड से कवर किया। अब वो जैसे ही वाटर में इंटर करेगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 1500 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि वेवलेंथ चेंज हो जाता है, उसको बाद में बताऊंगा। 1500 मीटर पर सेकंड हो गया। तो यहाँ से यहाँ के लिए आप लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यहाँ का डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड इन एयर, और इसके लिए कितना फार्मूला लगाएंगे, स्पीड डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड इन वाटर। तो यहाँ से इतना वापस आया होगा, और फिर जब जाते समय भी इतना वापस गया होगा, इतना वापस आया उतना ही गया होगा वापस। तो इससे 160 मीटर एयर में कवर किया और 70 प्लस 70 140 मीटर वाटर में कवर किया गया। तो टोटल टाइम कितना लगा होगा एयर में, उसको टाइम लगा, मान ले रहा हूँ कि टोटल टाइम टी इक्वल्स टू टी एयर प्लस टी वाटर। तो 160 वाटर में एयर में कवर किया, डिवाइड बाई स्पीड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 340 प्लस स्पीड इन वाटर
डिस्टेंस ट्रेवल इन वाटर डिवाइड बाई स्पीड इन वाटर, इससे हमारा टाइम निकल जाएगा। आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। दूसरा है कि सर जब साउंड, मैंने बताया अभी कि आपको बताऊंगा, जैसे कि साउंड यहाँ एयर से जब वाटर में इंटर करता है तो क्या क्यों स्पीड बढ़ जाता है। जैसे देखो यहाँ से कोई साउंड इंटर किया, इसमें साउंड इंटर किया और रिफ्लेक्ट होकर वापस चला, तो साउंड इंटर किया यहाँ पर, तो इसकी मान ले रहा हूँ फ्रीक्वेंसी लेमडा ए है, लेमडा इन एयर, और इसकी वेवलेंथ, और ये फ्रीक्वेंसी एन है ना। अब जैसे ही वाटर में गया तो उसकी फ्रीक्वेंसी मान लिया कि एन डब्ल्यू है और वेवलेंथ लेमडा डब्ल्यू। तो ऐसा क्या होता है कि लेमडा जो है इसमें एयर में जो रहता है उसकी वैल्यू वाटर में चेंज हो जाती है, लेमडा बढ़ जाता है, वेवलेंथ बढ़ जाता है, इसलिए स्पीड ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि स्पीड एयर में कितना होता है 340 मीटर पर सेकेंड, और वही वाटर में 1500 मीटर पर सेकेंड हो गया, है कि नहीं, 1500 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो यहाँ पर देखें इसमें ट्रेवल करें तो इसमें वेवलेंथ जो है कम है और इसमें वेवलेंथ ज़्यादा हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहता है स्टूडेंट मीडियम चेंज होने पर। जैसे मान लो कि तुमने क्या किया, एक पर्सन को खड़ा कर दिया समुद्र के बाहर, मान लो कि ओशन से बाहर खड़ा कर दिया यहाँ पर, जैसा कि आप स्क्रीन पर दिख रहा है। मान लो कि एक पर्सन को यहाँ ओशन से बाहर खड़ा कर दिया और एक को ओशन में डाल दिया। अब तुमने 1 सेकंड में 3 बार ड्रम बजाया, तो इस वाटर वाले पर्सन को कितना बार सुनाई देगा 1 सेकंड में? 3 बार सुनाई देगा, 3 टाइम सुनाई देगा 1 सेकंड में। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 3, और जो बाहर पर्सन है उसको क्या 1 सेकंड में 4 बार सुनाई देगा? 1 सेकंड में 3 बार ही सुनाई देगा। तो दोनों के लिए फ्रीक्वेंसी क्या सेम है? कोई पर्सन अगर वाटर में है और वाटर में है या एयर में है, मीडियम पर डिपेंड नहीं करता फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो है सेम रहता है, क्योंकि जो अंदर है उसको भी उतना ही सुनाई देगा और बाहर है उतना ही सुनाई देगा। तो फ्रीक्वेंसी देखें तो एंड फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, एन ए इक्वल्स टू एन डब्ल्यू, दोनों फ्रीक्वेंसी सेम होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखें स्पीड का फॉर्मूला हम लोग v इंटू लेमडा जानते हैं, तो स्पीड इन वाटर इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इन वाटर इंटू लेमडा इन वाटर। उसी तरह से वो एयर का लिखेंगे तो v इक्वल्स टू, उल्टा लिख दिया हूँ यार, एक मिनट यहाँ लिख दिया हूँ उल्टा, ये वाटर होगा, ये वाटर है और ये एयर है। तो अगर फ्रीक्वेंसी देखें तो लेमडा इन एन इंटू लेमडा इन एयर, फ्रीक्वेंसी इन एयर इंटू लेमडा। अब हमें तो पता है दोनों इक्वल होता है तो कैंसिल हो जाएंगे, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेमडा के। तो अगर कोई पूछे कि स्पीड का रेशियो लेमडा में बताए तो v1/v2 इक्वल्स टू लेमडा 1/λ2, है ना। v1 और लेमडा 1, एक किसी मीडियम मान लो स्पीड v1 दिया है और वेवलेंथ लेमडा 1 दिया है, और दूसरे मीडियम में स्पीड v2 दिया और लेमडा पूछ दिया जाए तो निकाल सकते हो, या लेमडा 2 दिया जाए v2 निकालना तो निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखें साउंड के रिफ्लेक्शन पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मान लो कि 2 वाल है, यहाँ पर 2 वाल है और बीच में एक पर्सन यहाँ खड़ा है, बीच में नहीं कहीं भी, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में कहीं भी खड़ा। अब इसने अपना चोंच खोला, साउंड प्रोड्यूस किया, या कोई भी ऑब्जेक्ट को हिट किया, साउंड प्रोड्यूस किया, तो ये साउंड गया और साउंड आया और इसको सुनाई दिया, इको सुनाई दिया, पहले वाला वाल से टकरा के, फिर दूसरे वाले वाल से टकरा के इको सुनाई दिया, और दोनों इको के बीच में टाइम इंटरवल जो था वो ½ सेकेंड दिया गया था। डिफरेंस बिटवीन 2 इको इज ½ सेकेंड। तो आपको बताना है कि डिस्टेंसेस ऑफ वॉल्स कितने हैं। मान ले रहा हूँ कि ये वो डिस्टेंस y है और ये x है, तो आपको बताना है x और y का वैल्यू क्या है। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, मान ले रहा हूँ कि यहाँ से साउंड गया वापस आया यहाँ तक, तो y गया और y वापस आया, तो कितना डिस्टेंस कवर किया 2y, और इधर कितना डिस्टेंस कवर किया 2x। मान ले रहा हूँ इसको t1 टाइम लगा और इसको t2 टाइम लगा, हमको दिया है t1 - t2 ½ सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो इसको टाइम कितना लगेगा 2y डिवाइड बाई स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड क्वेश्चन में दिया है 300 मीटर पर सेकेंड, तो 2y डिवाइड बाई 300 मीटर पर सेकेंड माइनस, और इसको कितना डिस्टेंस कवर किया 2x डिवाइड बाई 300 इक्वल्स टू ½ तो यहाँ से x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा ये वाला इक्वेशन से। और हमें तो पता है x + y इक्वल्स टू 1800 मीटर क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पर 1800 लिख लिया। अब इससे सॉल्व किया, x का वैल्यू आ गया 1875/2,
उसी तरह से y निकाल लेंगे, 1800 में से x को माइनस कर देंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। इस तरह से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ह्यूमन ईयर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि एक वाल है, यहाँ पर एक वाल है ना। अब यहाँ से साउंड प्रोड्यूस किया, रिफ्लेक्ट साउंड प्रोड्यूस किया यहाँ से, तो एक डायरेक्ट साउंड गया यहाँ से, क्यू के पास साउंड प्रोड्यूस किया और वो पी के पास गया, डायरेक्ट गया, और दूसरा साउंड इधर जाके टकरा के वापस आया, इसको सुनाई दिया टकरा के। और ये वाला डिस्टेंस 100 मीटर गिवन है क्वेश्चन में, 100 मीटर गिवन है ना। और स्पीड ऑफ साउंड जो है 340 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड जो है वी ऑफ साउंड इक्वल्स टू 340 मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है आपको। तो बताना है। अच्छा, टाइम इंटरवल भी दिया है, हियरिंग के बीच का टाइम इंटरवल दिया है 0.2 सेकेंड। जो डायरेक्ट सुनाई दे रहा है, डायरेक्ट सुनाई और इनडायरेक्ट सुनाई दे रहा है, उसके बीच का टाइम इंटरवल दिया है टी डायरेक्ट, टी इनडायरेक्ट माइनस टी डायरेक्ट का वैल्यू दिया है 0.2 सेकेंड। तो आपको बताना है कि डी का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस का वैल्यू बताना है। ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि कितना होगा।